जी अस्सलाम वालेकुम। Coming back to the channel again with a new and very important video. In this video we see the computer architecture. कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है, हार्डवेयर है, वो डिवाइसेस किस तरह से इंटरकनेक्टेड है और किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मेमोरी को देखेंगे कि उसके अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होता है, किन किन यूनिट्स में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास है बिट एंड बाइट, और यही पूरी प्रेजेंटेशन का क्रक्स है, जिसमें ये बताया गया कि बिट एंड बाइट, जो बिट होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होगी। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बिट की फॉर्म में होती है। Bit is the smallest unit of digital information representing a binary value 0 और 1। बिट के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो या तो वैल्यू 0 में होगी या वो 1 में होगी। ऑल डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या किसी भी तरह का जो डाटा होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बाइनरी फॉर्म में, 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तभी वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर ट्रांसफर होगी और तभी वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेव होगी। उससे बड़ा एक यूनिट आता है बाइट। बाइट क्या होता है? जो 8 बिट से मिलके बनता है उसे हम बाइट कहते हैं। जैसे अगर हम ये बिट की बात करें तो बिट में या 0 होगा या 1 होगा, लेकिन बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगी। अगर 8 बिट्स कंबाइन हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये एक बाइट है। इसी तरह से जो निबल होता है वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसमें सिर्फ ये 4 बिट्स हो तो हम इसे कहेंगे कि ये निबल है। अगर 8 बिट्स होंगे तो ये बाइट होगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है वर्ड साइज। वर्ड साइज का मतलब होता है कि प्रोसेसर के पास कितनी पावर है मैक्सिमम, कि वो कितनी बिट्स को एक टाइम में प्रोसेस कर सकता है। जितनी बिट्स को वो एक टाइम में प्रोसेस कर सकता होगा उसे हम कहेंगे कि वो प्रोसेसर का वर्ड टाइम है, वर्ड साइज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसेसर 8 बिट्स को एक सिंगल टाइम में प्रोसेस कर सकता होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो जो है 8 बिट आर्किटेक्चर का सीपीयू है। अगर वो 16 बिट्स को एक टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो 16 बिट आर्किटेक्चर है। और अगर वो 32 बिट्स को और कॉन्सिक्वेंटली 64 बिट्स को अगर एक टाइम में वो प्रोसेस कर सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, तो हम उसे कहेंगे कि ये 64 बिट आर्किटेक्चर कंप्यूटर है। आप अपने अगर सिस्टम की स्पेसिफिकेशन में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाएं, सिंपल अपने लैपटॉप में, मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में, तो आप देखेंगे आपको वहां पे लिखा हुआ नजर आता है कि 64 बिट्स, 32 बिट। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि आपके प्रोसेसर के पास कितनी कैपेबिलिटीज है कि वो एक टाइम में कितनी बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। अगर 64 बिट आर्किटेक्चर होगा तो इस तरह से 64 बिट्स जो है वो आपके सीपीयू के पास जाएंगे और सीपीयू उन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमने पढ़ लिया कि 8 बिट वर्ड को क्या कहते हैं, हम एक बाइट कहते हैं, और वो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, 64 बिट वर्ड को उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, और उसको हम 8 बाइट्स कहते हैं। जब आप कोई भी करेक्टर अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल एम हमने टाइप किया तो उसकी आज की वैल्यू 77 है और उसकी बाइनरी वैल्यू 01001101 है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका 77 वर्ड होगा वो आपके बिट फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या होता है कि हम हायर बिट आर्किटेक्चर को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों हमारे जो मॉडर्न सिस्टम है वो हमारे पास हायर आर्किटेक्चर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। उसका बहुत इंपॉर्टेंट और इजी जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इसका ये है कि ये जो है बड़े नंबर्स को भी हैंडल कर सकता है। अगर हम 8 बिट आर्किटेक्चर पे देखें तो वो हमारे पास 0 से लेके 255 तक इतने नंबर्स को 8 बिट्स की फॉर्म में स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 0 से 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू, आप 0 से लेके 255 तक के दरमियान कोई भी अगर आप वैल्यू कंप्यूटर को देते हैं तो वो उसको 8 बिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 255 से कोई भी बड़ी वैल्यू दे दें वो उसको 8 बिट में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो 8 से ज्यादा बिट्स लेगा उसकी कन्वर्जन में, उसकी बाइनरी कन्वर्जन में। तो उससे नुकसान क्या होगा कि वो हमारा जो एक वर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 256 लिख दिया है तो वो हमारा 256 चंक्स में डिवाइड हो जाएगा, एक चंक, 2 चंक। ठीक है, और अगर हमने उससे भी कोई बड़ी वैल्यू ले ली है, जैसे ये ले ली है, या इससे भी कोई बड़ी वैल्यू ले ली है, ठीक है, मिलियंस में, बिलियंस में कोई वैल्यू आ गई है, तो वो हमारे पास एक वैल्यू के, सिर्फ एक वैल्यू के मल्टीपल चंक्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एक वैल्यू है वो एक जगह पे स्टोर नहीं होगी, वो इतनी ज्यादा पीसेस में स्टोर होगी। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सीपीयू के पास जाएगी
तो वो भी चंक्स में जाएगी। पहले एक पार्ट जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर दूसरा पार्ट जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर तीसरा पार्ट जाएगा, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास चंक्स में आएगा, पार्ट्स में आएगा, ठीक है। और फिर हमें इतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, और हो सकता है हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट उसके बेहतर ना हो, ठीक है, अच्छे रिजल्ट ना हो। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक टाइम में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर मिल रहे होते हैं, या अगर हमें एक ही टाइम में एक रिजल्ट मिले तो वो हो सकता है कि वो अच्छा रिजल्ट ना हो, उसमें एरर्स के चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि सीपीयू ने उस सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस नहीं किया। उसको नहीं पता पिछली इंफॉर्मेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट था। वो हर इंफॉर्मेशन को, हर प्रोसेस को एक नई तरह से एग्जीक्यूट करेगा और एक नया रिजल्ट जनरेट करेगा, उसको पिछले के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे पास रिजल्ट में बहुत ज्यादा एरर्स आए। तो हमारे पास जो 8 बिट आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है, सिर्फ 255 वर्ड्स को, नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है 8 बिट्स के अंदर अंदर कर, तो वो और 256 को भी कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 8 बिट्स में नहीं होगा, वो 8 से ज्यादा बिट्स में होगा। इसी तरह से 16 बिट आर्किटेक्चर है, उसकी मैक्सिमम लिमिट ये है कि वो इतने वर्ड्स को 16 बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। उससे बड़ा कोई एक भी वर्ड आया, एक भी नंबर आया, वो उसको 16 बिट में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो उससे ज्यादा बिट्स में कन्वर्ट करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इतने ज्यादा चंक्स बन जाएंगे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसर के पास एक टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन 64 बिट आर्किटेक्चर के ये एडवांटेज है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नंबर्स को भी एक ही टाइम में एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता है। एक टाइम में हमारा डाटा सीपीयू के पास जा सकता है और सीपीयू एक ही टाइम पे उस पर एग्जीक्यूशन करेगा और हमें बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक तो हमारा बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन एक ही टाइम में हो जाएगी और बड़े नंबर्स को हम हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस है या एडवांटेज है वो है परफॉर्मेंस। डेफिनेटली सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी इससे, और हमारे डाटा बसेस या रजिस्टर है उनके साइज भी वाइडर हो जाएंगे, क्योंकि जब 64 बिट आर्किटेक्चर हमारे पास होगा तो उसके लिए जाहिर सी बात है जो डाटा सीपीयू के पास लेके जाएंगे बसेस, उनका साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो हम उनको बड़ा साइज बना देंगे। और इसका एक एडवांटेज ये भी होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 255 वाला डाटा है, ठीक है, यानी 8 बिट इसकी कन्वर्जन है और 8 बिट्स इसकी कन्वर्जन, और इसको ऐसी बस लेके जा रही है जो कि 16 बिट्स को कैरी कर सकती हो, तो जाहिर सी बात है वो इसको ज्यादा फास्टली लेके जाएगी। उसके अलावा ना सिर्फ ये इस वर्ड को लेके जाएगी बल्कि वो एक और वर्ड को भी लेके जा सकेगी, मतलब इस तरह के 6 वर्ड एक टाइम पे वो लेके जा सकेगी। तो ये हमारे पास ज्यादा बड़ी डाटा बस होने का एडवांटेज होता है कि हमारे पास ज्यादा डाटा एक टाइम में प्रोसेसर के पास चला जाता है, और प्रोसेसर भी इस कैपेबल होता है कि वो बहुत बड़े डाटा पे एग्जीक्यूशन एक सेम टाइम पे कर सके। और इसी तरह से इसका ये एडवांटेज होता है कि हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं वो भी बड़े होते हैं, यानी रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू की जो नजदीक तरीन मेमोरी होती है उसको कैशे कहता है, उसके बाद जो सीपीयू के पास मेमोरी होती है उसे रजिस्टर कहा जाता है। तो सीपीयू ने जब रजिस्टर से डाटा एक्सेस करना है तो बहुत ज्यादा उसके पास इजी हो जाएगा कि बहुत ज्यादा डाटा उसके पास एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगा। इसी तरह से इसके सिक्योरिटी फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर ऐड हो जाती है। ये जो भी हायर बिट आर्किटेक्चर होगा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एक्स्ट्रा डाटा की लेयर ऐड हो जाएगी जो कि उसको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो अब हम यहाँ रिलेशन देख लेते हैं कि बिट और वर्ड में क्या होता है। बिट हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है, वर्ड जो होता है वो डिपेंड करता है कि प्रोसेसर के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी बिट्स को एक सिंगल टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 बिट आर्किटेक्चर भी होता है, 32 बिट भी 16 बिट में, इस तरह से हमारे पास 2 बाइट्स आ जाएंगी, 32 बिट में 4 आ जाएंगी और 8 बिट में हमारे पास 8 आ जाएंगी। इस तरह से हमारे पास एग्जीक्यूशन होगी। तो हमारी मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो भी जाहिर सी बात है बिट फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो रैम होती है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो 1024 बाइट्स को स्टोर कर सकता है, या मेगाबाइट्स यानी 104856 इतनी बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। रैम्स को मोस्टली हम स्मॉल साइज इसलिए बनाते हैं क्योंकि सीपीयू ने जब इसमें से डाटा लेना है
तो वो इतना, अगर इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो उसको बहुत ज्यादा रोज को देखना पड़ेगा कि मेरा डाटा जो रिक्वायर्ड डाटा है वो कहाँ पर है। तो इस वजह से रैम का साइज मोस्टली छोटा बनाया जाता है ताकि सीपीयू को इतने ज्यादा डाटा को ना देखना पड़े, वो कम डाटा को देखकर उसको अपना रिक्वायर्ड डाटा रिसीव हो जाए। ठीक है, हार्ड डिस्क का साइज हम बड़ा बनाते हैं, जीबीज में या टेराबाइट्स में बनाते हैं, ताकि यहाँ मैक्सिमम डाटा स्टोर हो और जो डाटा रिक्वायर हो वो यहाँ से रैम में लोड हो जाए और फिर रैम से आगे कैशे में और कैशे से फिर सीपीयू के पास चला जाए ताकि सीपीयू पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, मेगाबाइट में 1024 केबी होती हैं, गीगाबाइट में 1024 एमबी होती है और टेराबाइट में 1024 जीबीज होते हैं। अच्छा जी, तो आगे क्वेश्चन आता है कि हम जो डाटा लिखते हैं कीबोर्ड से, कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं, कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं, तो वो तो बिट या बाइट में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो कैसी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। असल में हमारा जितना भी डाटा हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो बिट की फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। उसको हमारे कीबोर्ड के पीछे जो चिप लगी होती है, माइक्रो कंट्रोलर चिप या ड्राइवर्स होते हैं हमारे कीबोर्ड के, वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो आगे रैम में स्टोर करवाते हैं। जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है जो कि इस फॉर्म में होता है या करेक्टर्स की फॉर्म में होता है, उन्हें हम कहते हैं कि ये डेसिमल नंबर है, यानी जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होते हैं। जैसे हमारे पास ये होल नंबर हो गए, फ्रैक्शन में हो गए, नेगेटिव वैल्यूज हो गई, ये हमारे पास ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल के लिए जो इजीली डाटा होता है वो हमारे पास होता है डेसिमल फॉर्म में। और जिन नंबर्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो होता है बाइनरी फॉर्म में। ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है डेसिमल को या हेक्साडेसिमल को। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन होती कैसे है, जो ड्राइवर्स होते हैं या माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है वो कन्वर्ट करती कैसे है, वो उसके पीछे कुछ एल्गोरिदम लगे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल के लिए हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 13 जो है वो वर्ड है, तो जब हम 13 को ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है 2 को, तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं 2 6 12, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाता है 1 आ जाता है और डिवाइडर कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो 6 हमारे पास डिवाइडर हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 6 को हम मजीद हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास डिवाइडर आ जाएगा और 0 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 को फिर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमारे पास डिवाइडर आ जाएगा और रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। और 1 को फिर हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब देखिए इन सब नंबर्स को जो रिमाइंडर थे इनको कलेक्ट किया और इनको कलेक्ट करने के बाद हमारे पास डाटा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा सेव होता है डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर। तो जब हम कोई भी करेक्टर अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं ABC हम या कोई भी करेक्टर करते हैं टाइप, तो उसकी डेसिमल फॉर्म यानी उसकी आस की वैल्यू एक असाइन होती है। ठीक है, उसकी एक आस की वैल्यू होती है जो कि पहले से ही पता होती है। ठीक है, इंटरनेशनल कीबोर्ड अथॉरिटी ने उसको ये वैल्यू असाइन की होती है और वो 64 वैल्यू जो है वो इसी तरह से डिवाइड के थ्रू बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और अगर वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो तो वो इस तरह से वैल्यू ये बनती है। यानी ये कैसे लिखा हुआ है इसको हेक्साडेसिमल में अगर देखें तो ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके अंदर करेंगे 0 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 1, प्लस उसके अंदर करेंगे 0 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 2, यानी 2 की पावर इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे आगे हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी, यहाँ पे आके हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 2, क्योंकि हमने इसको पहले हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना है, 4 बिट्स और फिर 4 बिट्स। तो यहाँ पे जो 1 है वहां पे 2 की वैल्यू है 0, 2 की पावर 0 क्रॉस 1 हमारे पास हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे जो 1 है वहां पे है 2 की वैल्यू 2, 1 क्रॉस 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरह से बाइनरी फॉर्म में डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, लेकिन ह्यूमन के लिए डेसिमल या हेक्साडेसिमल ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। और अगर हमारे पास नंबर्स हों, जितने भी हमारे पास कीबोर्ड पे नंबर्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, वो इस फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। बाकी जो 4 जीरोस हैं अगर उसके कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पे 000 फर्स्ट में स्टार्ट में 0000 कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। 1 के लिए भी यहाँ पे ये सारे जो पहले 4 चुके 4 वैल्यूज नहीं दी हुई तो ये सारे 4 के 4 जो है वो 0 में सेव हो जाएंगे। 0000 ये सारे 00 होंगे, इसमें सिर्फ लास्ट वाला 1 होगा, उससे पहले 7 0 होंगे। तो 8 बिट आर्किटेक्चर में इस तरह से 8 बिट कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव हो जाएंगी।
अब इसको गो थ्रू कर लेते हैं। आस्की करैक्टर इनकोडिंग, यानी कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करैक्टर्स हैं उनको कैसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक स्टैंडर्ड होता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आस्की असाइन करता है, असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द करैक्टर। ठीक है, इंटरनेशनल कीबोर्ड अथॉरिटी भी करैक्टर असाइन करती है कीबोर्ड को। कंप्यूटर यूज दिस वैल्यू टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। कंप्यूटर से हम टेक्स्ट फॉर्म में अपना सिंपल एक टेक्स्ट लिखते हैं। आस्की वैल्यू आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, फिर वो आस्की वैल्यू में कन्वर्ट होकर और फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है। आस्की कोड फॉर द अपर केस लेटर ए के लिए उसने एग्जांपल दिया है कि 65 है और इसकी बाइनरी फॉर्म ये है। पहले जो है वो एक आस्की वैल्यू 7 बिट में चेंज होती थी, लेकिन अब एक आस्की वैल्यू 8 बिट्स में, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 8 बिट्स में चेंज होती है 65। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं तो आप मैसेज सेक्शन में जाते हैं और आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो अपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर वो इंटरनेट पे प्रोसेस होगा, इंटरनेट पे ट्रैवल होगी वो बाइनरी फॉर्म, और अगर वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होनी है तो वो प्रोसेसर के पास चली जाएगी, और अगर वो आपके इंटरनेट पे ट्रैवल होनी है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास वो डाटा चला जाएगा। फिर वो जब आपके फ्रेंड के पास वो डाटा पहुंच जाएगा, उसको रिसीव हो जाएगा, वो असल में इस बाइनरी फॉर्म में होगा, लेकिन उसकी डिवाइस के अंदर एक डिकोडर लगा होगा जो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि आपका फ्रेंड उसको रीड करे और उसको अंडरस्टैंड भी कर ले। तो जब वो आपके फ्रेंड के पास पहुंचेगा वो इस ओरिजिनल फॉर्म में होगा और आपका फ्रेंड जो है उसको सी कर सकेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपने उसके पास सेंड की है। तो ये पूरा एक आस्की टेबल होता है कि किस तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे ए बी सी डी उनको सारी वैल्यू कौन कौन से आस्की वैल्यूज उनको साइन है। स्मॉल ए बी है तो उनको कौन सी वैल्यूज साइन है। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इंटर का साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो उनको कौन कौन सी वैल्यू साइन है, ये सारे आस्की करैक्टर उनको साइन कर दिए गए हैं। अच्छा जी, तो अब तक हमने देखा कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो बिट्स एंड बाइट की फॉर्म में स्टोर होता है, और वो जो बिट्स एंड बाइट्स होती हैं वो भी उसी फॉर्म में, ये बिट की फॉर्म में डाटा मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर होता है। होता ये है कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी करैक्टर टाइप करते हैं तो उस करैक्टर के अकॉर्डिंग एक आस्की वैल्यू होती है। वो आस्की वैल्यू आपके माइक्रो कंट्रोलर चिप उसको स्कैन करता है और वो स्कैन करके कंप्यूटर के हार्डवेयर को जाके वो वैल्यू दे देता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर पे बेस होता है, और वो ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर वोल्टेज की बेस पे काम करते हैं, और वो वोल्टेज हाई या लो होने की बेस पे डिसाइड करते हैं कि किस बिट को मेमोरी सेल में स्टोर करवाना है, 0 को स्टोर करवाना है या 1 को स्टोर करवाना है। तो इस तरह से कीबोर्ड से डाटा होते हुए माइक्रो कंट्रोलर चिप के थ्रू हार्डवेयर के अंदर डाटा स्टोर होता है। लेकिन यहाँ जैसे यहाँ पे ये मेमोरी सेल्स बने हुए, इस तरह के मेमोरी सेल्स होते हैं। एक मेमोरी सेल यहाँ है, एक मेमोरी सेल के अंदर सिर्फ एक ही बिट स्टोर होगी, या 0 या 1। तो ये डिसाइड करना कि 0 स्टोर होगा या 1, ये ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर डिसाइड करते हैं, और वो वोल्टेज इसकी बेस पर करते हैं कि अगर हाई वोल्टेज होगा तो वो यहाँ 1 स्टोर करवा देंगे, और अगर लो वोल्टेज होगा तो वो यहाँ पे 0 स्टोर करवा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 अगर हाई वोल्टेज उनको रिसीव हुआ, यहाँ 0। इसके पीछे पूरा एक सर्किट चल रहा था जिसे मेमोरी सर्किट कहते हैं। वो ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। तो वो जिस तरह से वो सर्किट काम करेगा उस बेस पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है। अगर हाई वोल्टेज उसको रिसीव हुआ तो यहाँ वो 1 स्टोर करवा देगा, और अगर लो वोल्टेज रिसीव हुआ तो यहाँ पे वो 0 स्टोर करवा देगा। इस तरह से सिग्नल रिसीव होने पर यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो जाता है मेमोरी सेल्स के अंदर। अब इन मेमोरी सेल्स की एक लोकेशन होती है, जैसे इस मेमोरी सेल की 1000, इसकी 1001, इसकी 1002 और सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यूस वैल्यूज चलती रहती हैं कि एक मेमोरी सेल की लोकेशन क्या है। असल में यहाँ पे ये लोकेशन हमें इस 1000 फॉर्म में स्टोर नजर आ रही है, लेकिन हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो इस 1000 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो हमेशा 0 और 1 को अंडरस्टैंड करेगा। तो जब वो इसकी लोकेशन स्टोर होगी तो वो भी 1000 की फॉर्म में स्टोर नहीं होगी, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो कि एड्रेसिंग के लिए, एड्रेस लोकेशन के लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है जिसके अंदर सिर्फ लोकेशंस स्टोर होती हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है ये भी बिट्स की फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होके उस मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, हर जो लोकेशन होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे बिट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी सीपीयू को अपने काम करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो वो
वो इंफॉर्मेशन का लिंक नहीं भेजेगा कि मुझे ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये इंफॉर्मेशन ला दो, क्योंकि जब वो इंफॉर्मेशन लेने जाएगी बसेस तो वो यहाँ पे मेमोरी में आकर देखेंगी, रैम में आकर देखेंगी, और रैम में तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन। तो उससे बेहतर क्या होगा कि सीपीयू एक एड्रेस भेजेगा कि इस एड्रेस पे जो लोकेशन पड़ी है वो लेके, और वो जो एड्रेस होगा वो सबसे पहले जाएगा मेमोरी एड्रेस लोकेशन में, और वहां पे देखा जाएगा कि ये वाला एड्रेस है, उस एड्रेस से वो मैच किया जाएगा, और फिर उस एड्रेस पे जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पड़ी होगी उस इंफॉर्मेशन को उठाकर कंप्यूटर के पास लेके जाया जाएगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू को दे दी जाए, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। ये एक ज्यादा एफिशिएंट वे है कि किस तरह से जो सीपीयू है वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। अगर वो वन बाय वन यहाँ रैम में जाके हर रो को देखना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और सीपीयू इतनी देर आइडल बैठा रहेगा, फ्री बैठा रहेगा, उसकी प्रोसेसिंग पावर लूज होती रहेगी, वो कोई काम नहीं कर रहा लेकिन उसकी कंप्यूटेशन पावर कंज्यूम हो रही है। तो इससे बेहतर है कि वो मेमोरी एड्रेस लोकेशन के पास एक क्यूरी भेजेगा कि मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेस करनी है, अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बताओ, यहाँ से वो लोकेशन मैच होगी, और उस लोकेशन पे जो भी डाटा पड़ा होगा पॉइंटर्स के थ्रू यहाँ पे जाके उस डाटा को एक्सेस किया जाएगा, और वो जो भी डाटा होगा वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस ये क्या होते हैं। अ यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है फॉर ईच लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी में हर लोकेशन होगी उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि यूनिक लोकेशन होगी। अलो सीपीयू टू एक्सेस एंड स्टोर डाटा एफिशिएंटली। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व मूविंग डाटा बिटवीन मेमोरी एंड एक्सटर्नल डिवाइस। फॉर एग्जांपल अगर आप कीबोर्ड से कोई भी डाटा राइट करते हैं तो वो जाके मेमोरी में स्टोर होगा, और मेमोरी के बाद वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। तो मेमोरी से जो डाटा सीपीयू के पास जाना है जाहिर से वो उसको फास्ट चाहिए, और इस वजह से यहाँ पे वो मेमोरी एड्रेस लोकेशन को यूज करेगा, डायरेक्ट वो रैम से डाटा एक्सेस नहीं करेगा। डाटा रैम से ही एक्सेस होगा लेकिन उससे पहले जो उसकी लोकेशन आएगी वो मेमोरी एड्रेस लोकेशन से लोकेशन आएगी, फिर डाटा एक्सेस होगा और फिर वो डाटा सीपीयू की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ही इसी काम को प्रोसेस करते हैं, इसी काम को ट्रिगर करते हैं कि जो डाटा है वो सीपीयू के पास पहुंचना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब है कि कीबोर्ड से या इनपुट डिवाइसेस से कोई भी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो इंस्ट्रक्शन पहले जाकर रैम में स्टोर होगी, और फिर रैम से वो डाटा सीपीयू की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और आउटपुट पे जो भी सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा वो आउटपुट स्क्रीन पे कंप्यूटर को यूजर को दिखा दी जाएगी आउटपुट क्या, आपका आउटपुट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर चाहता है कि 2+2 करे तो वो जो 2 और 2 है वो जाके यहाँ मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और उसकी लोकेशन यहाँ पे मेमोरी एड्रेस लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। जैसे ही अब सीपीयू चाहेगा कि सीपीयू को पता चलेगा कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई है, वो कहेगा कि मुझे इस स्पेसिफिक लोकेशन का डाटा उठा कर दो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगी और ये वजह लोकेशन मैच होगी और यहाँ पे जाएगा, और इस लोकेशन का जो भी डाटा होगा 202 और ऐड का जो साइन होगा वो चला जाएगा कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर का एडर उसको ऐड करेगा और डाटा जो है वो यूजर को मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा कि आंसर आपका 4 आया है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है जो असल में ट्रिगर करते हैं कि ये सारा प्रोसेस हो, यानी जब तक यूजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक ये सारा प्रोसेस नहीं हो सकेगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं अब ये देख लेते हैं। आर द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। कि एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें डाटा सेंड और रिसीव किया जाता है बिटवीन द कंप्यूटर और जो आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ जहाँ पे यूजर बैठा हुआ है। जी, तो ये अब तक हो गया कि जो भी डाटा हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे और वो डायरेक्ट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, तो उसको किस तरह से कंप्यूटर या सीपीयू पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। लेकिन आगे आता है कोड एग्जीक्यूशन मशीन कोड। कोड एग्जीक्यूशन मशीन का कोड का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई डाटा लिखते हैं तो वो हमारी एक ऐसी लैंग्वेज में होता है जो कि यूजर को अंडरस्टैंड कर सके, यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके। और मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो वहाँ पे दरमियान में डिवाइसेस होते हैं, जैसे सर्किट हो गए, मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर चिप होगी जो कि उस डाटा को ट्रांसफर करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, डिजिटल लैंग्वेज में। लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वो किस तरह से एक एक वर्ड को वन बाय वन उस सारा प्रोसेस से गुजारे और फिर जाकर रैम के अंदर स्टोर करे। तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, उसको आसान बनाने के लिए कोडिंग की जाती है। कोडिंग में ये होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज बना दी जाती है जिसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। वो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है, वो यूजर के लिए तो अंडरस्टैंड करना आसान होती है,
लेकिन साथ ही साथ उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द असेंबलर एंड द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और वो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आसान होती है कंप्यूटर के अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाने के लिए हम कोडिंग को यूज करते हैं। कोडिंग में ये होता है हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है कंप्यूटर को, उसको हम वन बाय वन राइट कर लेते हैं इस फॉर्म में कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर हम उसके अंदर यूज करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वो हमारे हाई लेवल कोड को हमारे लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आसानी ये होती है कि हम अपना डाटा बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, और वो बिल्कुल उस तरह से कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास चला जाता है कि कंप्यूटर उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सके। तो हमारे लिए ये डिफिकल्टी नहीं रहती कि हम किस तरह से अपना डाटा कंप्यूटर को समझाएं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन किस तरह से समझाएं। फॉर एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोई भी कोड लिखा, जैसे मैंने लिखा प्रिंट और वेलकम, तो ये जो प्रिंट है ये बाय डिफॉल्ट उस कोडिंग का सिंटैक्स होगा। उस कोडिंग का सिंटैक्स का क्या मतलब है कि उस कोडिंग के जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा उसको पहले से ही पता होगा कि प्रिंट की जो वैल्यू है बाइनरी फॉर्म में वो क्या होगी, और वो जाके डायरेक्ट उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब यूजर के लिए ये आसानी हुई कि उसने सिर्फ इस फॉर्म में डाटा लिखा एक स्पेसिफिक सिंटैक्स में, और वो डाटा डायरेक्ट जाके मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जो दरमियान में टाइम लगना था कि वो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर चिप के पास जाएगा, फिर ट्रांजिस्टर के पास जाएगा और डिफरेंट फेजेस से गुजरेगा, हार्डवेयर आर्किटेक्चर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो जो दरमियान में इतने ज़्यादा फेजेस होने थे वो फेज नहीं रहे, और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गया कि डायरेक्ट जाके डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है। वो जो हमारा डाटा होगा वेलकम का या प्रिंट का जो भी, वो बिल्कुल कंपाइलर के पास जाएगा और कंपाइलर उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। असेंबली कोड एक मिडल कोड होगा जो कि बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा ताकि मशीन कोड में आसानी से डाटा कंट्रोल किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। अब असेंबली कोड जो है वो अलग अलग से यहाँ प्रिंट की वैल्यू स्टोर करवा देगा, यहाँ वेलकम की, यहाँ पे और जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसकी वैल्यू स्टोर करवा देगा, और फिर डिफरेंट ILM पे जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी उनको असेंबल करेगा, कनेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा एक जगह पे, और फिर असेंबलर जो है वो डायरेक्टली मशीन कोड में डाटा को कन्वर्ट कर देगा। तो हमें हर एक चीज को अलग से जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ अपनी ये एक इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को दी, कंपाइलर डायरेक्ट असेंबलर के थ्रू उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वजह से कोडिंग की जाती है कि हम अपना जो भी डाटा है वो अच्छे से मशीन को समझा सके और अच्छे से अपने इंस्ट्रक्शन को बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करवा सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज से कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली कोड भी कहते हैं। असेंबली कोड को भी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है और मशीन कोड को भी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज या असेंबली कोड में कौन कंपाइलर चेंज करेगा, और फिर असेंबली कोड को मशीन कोड में, डिजिटल कोड में 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में असेंबलर जो है वो उस डाटा को कन्वर्ट करेगा। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो किस तरह से स्टोर होता है और उस पर किस तरह से इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंप्यूटर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा, असल में कंप्यूटर के अंदर होता सारा डाटा है जो कि बिट्स की फॉर्म में होता है एंड और उसी पे एक्शन परफॉर्म होते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो जो हमारा डाटा होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहे हैं वो सीपीयू के बाद, उसके बाद यहाँ से इनपुट आएगी, मेमोरी में स्टोर होगी, सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट में हमें रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहे हैं वो इन दो चीजों पे हो रहे हैं। ठीक है, मेमोरी सेल, मेमोरी का जितना भी डाटा होगा वो जाके मेमोरी सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। रैम होगी या हार्ड डिस्क हो गया, जो भी उनके जो सेल होंगे जिनके अंदर वो बिट स्टोर होंगे उनको हम कहेंगे मेमोरी सेल। ठीक है, इसके साथ मेमोरी के साथ कुछ अलग से बसेस अटैच होंगी, वायर्स अटैच होंगी, कुछ कैशे या रजिस्टर्स वगैरह छोटी छोटी और मेमोरीज अटैच होंगी जो कि इसको सपोर्ट करेंगी या सीपीयू को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बेसिकली ये दो चीजें ही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल परफॉर्म करती है फॉर द एग्जीक्यूशन या किस तरह से कंप्यूटर वर्क कर रहा है। तो उनमें से नंबर 1 पे मेमोरी है, जिसे हमने कहा कि वो डाटा स्टोर करेगा मेमोरी सेल्स में, और नंबर 2 पे है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी बिट्स आएंगी उन पे कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो ये सारा काम करेगा। उसके अंदर जो भी गेट्स होंगे, लॉजिकल गेट्स, एंड, और या नॉट, उन गेट्स को यूज करते हुए वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट नजर आएगी स्क्रीन पे। ये तो था कि मेमोरी या सीपीयू कैसे काम करते हैं। मेमोरी के डिटेल देखते हैं कि मेमोरी सेल के अंदर डाटा आगे स्टोर कैसे होता है।
तो जी मेमोरी सेल आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स भी आएगा। ठीक है, मेमोरी सेल जो है वो कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। कुछ मेमोरी सेल होते हैं वो स्पेसिफिकली ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, कुछ जो है वो कैपेसिटर से बने होते हैं, और कुछ जो है वो मिलकर दोनों चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये मैं आपको मेमोरी दिखाऊं तो इस तरह की मेमोरी होती है, उसके अंदर जो ये एक सेल है इसको हम कहते हैं कि ये एक मेमोरी का सेल है, ये एक मेमोरी का अलग से सेल है, ये एक अलग से सेल है, ये एक अलग से सेल है। इसमें 8 सेल है इस रो में, यानी ये एक बाइट बनी हुई है। और हर जो एक सेल होगा उसके पीछे एक पूरा सर्किट होता है ऐसे, जिसके अंदर कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर यहाँ पे लग देते हैं, जैसे यहाँ पे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर इस तरह से लगे होते हैं, और पूरा एक सर्किट हर एक सेल के पीछे काम कर रहा होता है, और वो डिफाइन करता है कि किस तरह से इस सेल की वर्किंग होगी और उसके अंदर अल्टरनेटिवली कौन सी बिट आके स्टोर होगी। जैसे यहाँ से डाटा स्टोर आया कंप्यूटर के पास, सर्किट के पास, तो सर्किट उसको 0 या 1 की फॉर्म में चेंज करेगा बेस्ड ऑन द हाई एंड लो वोल्टेज, और यहाँ पे जाके वो स्पेसिफिक डाटा बिट या बाइट एक आउटपुट होगी, उसकी फॉर्म में यहाँ पे डाटा स्टोर हो जाएगा। तो बाइनरी स्टोरेज 0 या 1 इज बेस्ड किस बेस पे होगी, करंट वोल्टेजेस या स्टेट्स, जो भी यहाँ पे करंट वोल्टेज होगा या स्टेट होगी, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की बेस पे कि किस तरह से यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहे होंगे, उस बेस पे डाटा जाके यहाँ पे मेमोरी सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 1 जो है वहाँ यहाँ पे हमें 1 नजर आया तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे रिसीव हुआ था हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज रिसीव हुआ तो कैपेसिटर चार्ज हो गया और यहाँ पे उसने 1 स्टोर करवा दिया। और अगर यहाँ पे 0 स्टोर हुआ तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं किया, उसके अंदर से वोल्टेज फ्लो नहीं किया, और यहाँ पे वो डिस्चार्ज था, और इसी वजह से यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 0 बिट स्टोर हुई है। फर्स्ट बिट 0 बस कैरी 0 वोल्टेज। अगर यहाँ पे फर्स्ट बिट हमारे पास 0 हुई, सपोज कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बिट 0 है, अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब फर्स्ट बिट वो कह रहा है अगर यहाँ पे 0 है बस कैरी 0 वोल्टेज। इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा आ रहा होगा यहाँ पे इस वोल्टेज के पास वो आ रहा होगा इनपुट बस के थ्रू। इनपुट बस के अंदर 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे ये 0 वोल्ट अगर कैरी कर रही हुई तो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा और वो क्या करता है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगा और एम्प्टी 0, तो यहाँ 0 स्टोर होगा। क्योंकि ये वाली जो बस है ये 0 वोल्ट कैरी कर रही थी, इसी वजह से ट्रांजिस्टर ओपन हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ और यहाँ पे बिट जो है वो 0 स्टोर हो गई। अब अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो ये जो है वो आपको इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि इस सर्किट का जो है वो फ्लो आपको नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों लगे हुए हैं तो उनकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो है वो डिसाइड करिए कि यहाँ पे 0 या 1 स्टोर होगा। और अगर सेकेंड बिट हमारे पास यहाँ पे 1 हुई इस तरह से, तो बस के पास एक स्पेसिफिक वोल्टेज होगा, वो बताएगा कि ट्रांजिस्टर तुम ओपन हो जाओ और कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर ओपन था, लेकिन डिपेंड कर रहा था इस सर्किट के अंदर कि कैपेसिटर कैसे काम करेगा, उसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग बताएगी। कैपेसिटर चार्ज हुआ और यहाँ पे 1 स्टोर हो गया। 1 मेमोरी सेल मैक्सिमम 1 बिट ही स्टोर कर सकती है। इट में यूज डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर, वो डिपेंड करता है कि आपके पास सर्किट कैसा है। इन स्पेशल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमारे पास एक मेमोरी सेल के अंदर मोर देन 1 बिट भी स्टोर हो जाती है, लेकिन वो बहुत स्पेशल केस होता है और वो बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जो हमारे पास कॉमन कंप्यूटर, कॉमन सर्वर होते हैं उनके अंदर सिंपल यही आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। मेमोरी सेल नेम्स, दीज आर द बेसिक स्टोरेज बिल्डिंग ब्लॉक। ये मेमोरी सेल्स के इन सेल्स का बता रहे हैं कि मेमोरी सेल के कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। दीज आर द बेसिक स्टोरेज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन मेमोरी चिप्स। ये मेमोरी चिप्स होती हैं और इनके अंदर बेसिकली डाटा स्टोर होता है। जैसे हमारे पास एस रैम हो गया और डी रैम, ये बहुत पॉपुलर है। एस रैम सेल में क्या होगा कि 6 ट्रांजिस्टर लगे होंगे और कोई कैपेसिटर नहीं होगा, यानी इस सर्किट के अंदर जो इसका ये स्पेसिफिक सर्किट होगा, इस अगर ये मेमोरी एस रैम हुई तो इसके अंदर जो सर्किट होगा उसमें जो हर मेमोरी सेल होगा उसका मेमोरी सर्किट इस तरह का होगा। उसके अंदर 6 कैपेसिटर लगे होंगे और कोई 6 ट्रांजिस्टर लगे होंगे और कोई कैपेसिटर नहीं लगा होगा। लेकिन अगर यही हमारे पास डी रैम हुई, डायनामिक रैम हुई, तो इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होगा इसके सर्किट में और एक कैपेसिटर होगा जो कि डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कौन सी बिट स्टोर होगी। अब इसका फायदा क्या होता है स्टैटिक रैम का और डायनामिक रैम का। स्टैटिक रैम जो है वो सीपीयू के पास लगाई जाती है क्योंकि ये फास्ट होती है और इसको हम कैशेज वगैरह में यूज करते हैं, जबकि डायनामिक रैम इसके अंदर डाटा चेंज होता रहता है बहुत जल्दी से, तो इसको हम मोस्टली रैम्स के अंदर यूज करते हैं और ये थोड़ी सी कैशे के वजह से कैशे की निस्बत ये स्लो होती है क्योंकि इसका साइज भी बड़ा होता है। तो जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था वो था एक मेमोरी का
सर्किट, मेमोरी के पीछे किस तरह से वर्किंग हो रही है। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर मल्टीपल सर्किट बने होते हैं। अगर आपने ऐसे देखा हो, अपने कंप्यूटर को कभी ओपन किया हो, उसको खोला हो, तो आप देखते हैं ऐसे ऐसे सर्किट बने होते हैं। अब इन सर्किट के अंदर क्या होता है कि उसके साथ एक मेमोरी अटैच कर दी जाती है। उस मेमोरी का हमने सर्किट पढ़ा था कि उसके पीछे कैसे वर्किंग होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितनी माइक्रो लेवल पे जाके कंप्यूटर का हार्डवेयर इंटीग्रेट होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसके अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं और फिर हमें कंप्यूटर पे एग्जीक्यूशन देखने को मिलती है। तो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल सर्किट्स होते हैं और उनके साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। जब उनकी वर्किंग परफॉर्म होती है तब हमें कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के काबिल होता है और तब हमें उस पर आउटपुट देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सीपीयू है और ये सीपीयू है, तो इसके साथ देखिए कितने मल्टीपल, ये मैंने अलग अलग से स्क्रीनशॉट लिया है, तो आपको देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग से यहाँ पे कंपोनेंट्स अटैच हुए हुए हैं। अब ये देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिट रिलेशनशिप विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। किस तरह से जो बिट्स हैं उसका कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ रिलेशनशिप होता है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से बिट जाके हार्डवेयर के अंदर स्पेसिफिकली स्टोर होती है और वो बिट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होती है। अगर आप देखें तो नंबर्स होते हैं, लेकिन वो किस तरह से हार्डवेयर के अंदर जाके स्टोर होती है, किस तरह से सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के साथ रिलेशनशिप बन रहा होता है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मेमोरी सेल आर सर्किट डिजाइन टू स्टोर बिट। हमने देख लिया कि मेमोरी सेल जो होते हैं वो असल में वो भी सर्किट ही होते हैं। समटाइम उनको सर्किट कहा जाता है और समटाइम उनको सर्किट नहीं कहा जाता, क्योंकि सर्किट के अंदर पॉसिबल होता है या ये जरूरी होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट्स हो। तो चूंकि मेमोरी सेल के अंदर कोई इतने ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते और इस वजह से उसको हम सर्किट आमतौर पर प्रेफर नहीं करते उसको सर्किट कहना। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे पूरी एक लॉजिक लगी होती है, इस वजह से उसको समटाइम सर्किट भी कहा जाता है। These cells are often made up of transistor and capacitor that hold 0 and 1 value. ट्रांजिस्टर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना भी काम हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स आ रहे हैं, सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं, गेमिंग कंप्यूटर आ रहे हैं, सर्वर्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के डिवाइस आ रही है, तो वो सारे इतने ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। व्हेन द गेट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या वोल्टेज फ्लो एंड द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी ऑन। ट्रांजिस्टर ऑन होगा और उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जब ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो ऑफ होगा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। बाय टर्निंग ऑन एंड ऑफ, सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड मैनिपुलेट बाइनरी डाटा। इसी ऑन एंड ऑफ की वजह से डाटा जो है वो 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। सर्किट क्या होते हैं? सर्किट आर द हार्डवेयर दैट अलाउ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, यानी जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं जिसको सिर्फ हम देख रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, हार्डवेयर में हमें उनको हम टच नहीं कर सकते। वो किस तरह से हार्डवेयर पे जाके स्टोर होते हैं टू बिकम फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर को यूज करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्किट का यूज कैसे होगा, चाहे वो मेमोरी के सर्किट हो या ओवरऑल कंप्यूटर के सर्किट हो। अब यहाँ देखिए, सर्किट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स का पार्ट हो सर्किट कॉम्बिनेशन होता है। अ मेमोरी सेल कैन बी अ पार्ट ऑफ ए सर्किट। मेमोरी सेल जो है वो एक सर्किट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। यानी रैम जो या कैशे जो है वो सर्किट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे सर्किट से, ठीक है। सर्किट टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है? लॉजिकल सर्किट हो सकता है, जैसे हमने कहा कि सीपीयू के अंदर होते हैं एंड और ये डिफरेंट सर्किट होते हैं जिसे पूरा कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे सर्किट अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं लॉजिकल सर्किट, जो कि लॉजिक को काम कर रहे होंगे। मेमोरी सर्किट में तो हमने देखा कि एसरैम या डीरैम या कैशे सर्किट, ये छोटे छोटे सिर्फ वो सर्किट होते हैं जो कि मेमोरी के एग्जीक्यूशन के लिए यूज होते हैं। सीपीयू के सर्किट हो गया, उसमें एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सर्किट, ये वाले सारे सीपीयू के अंदर सर्किट होते हैं। अगर सिर्फ स्पेसिफिकली सीपीयू की बात की जाए या स्पेसिफिकली मेमोरी की बात की जाए, उसके अलावा जो ओवरऑल सर्किट होंगे उसके अंदर डिकोडर सर्किट हो गया, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये मोस्ट फेमस सर्किट है।